नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, जैसा कि हमारा ये सीरीज चल ही रहा है लगातार। ठीक है, आज ये हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट सेकंड होने जा रहा है। ठीक है, पार्ट सेकंड। क्लियर। हमने पिछले सेक्शन में नर्वस सिस्टम को देखा था। आज हम नर्वस सिस्टम के भाग को जो है डिफाइन करने जाएंगे। देखिए बेसिकली होता क्या है, देखिए ठीक है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ये तीन टाइप की आपकी चीज़ों पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? देखिए, आपका हो गया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन किससे मिलकर बना होता है? फोर ब्रेन देखिए आपका होता है ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ऑल्फैक्टरी लोब के साथ साथ आपका दूसरा हो जाएगा सेरिब्रम, एंड लास्ट हो जाएगा आपका डाइइनसेफेलॉन। क्लियर है? अब तो चलिए इसी क्रम में हम एक एक करके बारी बारी क्रम से हम देखते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स या ब्रेन के कौन कौन से पार्ट आते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका क्रेनियल नर्व आ जाता है और स्पाइनल नर्व आ जाते हैं। ठीक है, वही बात करें हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका जो है ब्रेन, ब्रांचेस ऑफ ब्रेन एंड ब्रांचेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं वन बाई वन करके। सबसे पहले हम उठाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है भाई? चलिए देखते हैं। इसमें थोड़ा सा देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको दो पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा हमने देखा? एक होता है आपका ब्रेन और एक होता है आपका स्पाइनल कार्ड। तो सबसे पहले इसमें से हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट ब्रेन। एक्चुअली ब्रेन है क्या? देखिए, ब्रेन इज द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमें अच्छी तरीके से पता है हमारे बॉडी का सबसे रिस्पॉन्सिबल, सबसे हाईली सोफिस्टिकेटेड पार्ट हमारा कौन सा होता है? ब्रेन होता है। ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ ऑल वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी टाइप एक्शन। सभी के सभी एक्शन चाहे वॉलंटरी हो चाहे इनवॉलंटरी हो। ठीक है, ये दोनों यानी दोनों के दोनों आपके एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन करता है। ठीक है, इट इज वेरी सॉफ्ट एंड सोफिस्टिकेटेड। अभी हम देख रहे हैं। हाँ, टोटल क्रेनियल कैविटी का कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है? 1200 से लेकर 1500 से या कहते हैं 1500 से क्रेनियल कैविटी तक ये अपने आप को कवर करता है। क्लियर है? एवरेज वेट क्या है? 1300 टू 1400 ग्राम। क्लियर है? अच्छा, यही बोन हमारा जो कह सकते हैं कि ब्रेन हमारा एक कवर से, बोनी कवर से कवर होता है, जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम यानी जो हमारा ब्रेन बॉक्स होता है किसमें कवर होता है? क्रेनियम के अंदर कवर होता है। और ये क्रेनियम कितने बोन से मिलकर बनी होती है? हमारी मेजरली 8 बोन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अच्छा, इन सभी के साथ ही साथ क्रेनियम तो पाया ही जा रहा है, लेकिन क्रेनियम के साथ उसके भी आउटर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। मेनिंजेस। क्लियर है? आगे बात करें, तुम इधर आ जाओ भाई। हाँ, नहीं तुम बहुत परेशान करने वाले हो बीच में। चलिए आगे हम बात करें। द ब्रेन इज कवर्ड बाय बोनी कवर कॉल्ड क्रेनियम। ठीक है, एंड मेनिंजेस इसको हमने देखा भी। अच्छा, इसी क्रेनियल कैविटी में एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम किसके नाम जानते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यानी कि जो ब्रेन में कैविटी होती है, जो भी गैप होते हैं वहां पर आपका सीएसएफ पाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, अब यहाँ से हमारे जो एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ बेसिक फैक्ट थे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो मेजरली क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से शुरू होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके पार्ट्स ऑफ ब्रेन में। फर्स्टली, ब्रेन हमारा कितने पार्ट का होता है? हमने देखा कि ब्रेन हमारा तीन पार्ट में होता है सीन। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है आपका मिड ब्रेन, एक होता है आपका हिंड ब्रेन। क्लियर है? तो फर्स्टली हम क्या डिस्कस करेंगे? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के भी कितने टाइप होते हैं? तीन टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ऑल्फैक्टरी हो गया, सेरिब्रम हो गया, डाइइनसेफेलॉन हो गया। अब फर्स्टली देखते हैं कि जो फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है यानी ऑल्फैक्टरी लोब, इसका वर्क क्या है? देखिए, इसका जो वर्क होता है
ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल इन द सेंस कि हमें जो भी चीज़ें हम उसके स्मेल से, उसके फ्रेग्रेंस से हम जो उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं, वो हमारा उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ऑल्फैक्टरी लोब्स। यानी हम खाने की महक से अंदाज लगा लेते हैं। हम जो है किसी भी खुशबू को सूंघ कर या उसकी महक से हम बता सकते हैं कि सुगंध है कि दुर्गंध है ना? या फिर हमारी जो है सूंघ करके भी ये डेड बॉडी की महक आ रही है, या फिर जो फॉरेंसिक लैब वाले अपना जो है यूज़ करते हैं, जो कुत्ता होता है देखिए, है ना? कुत्ते में सूंघने की क्षमता होती है, और भी सारी, तो वो कहाँ, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑल्फैक्टरी लोब्स। सेरिब्रम, जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है? ये पूरे ब्रेन का सबसे हाईली डेवलप्ड पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट और सबसे डेवलप्ड पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम, ठीक है? जितने भी हमारे बॉडी में लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड वर्क होते हैं, जितने भी कहते हैं दिमाग लगाने वाला वर्क होता है, इंटेलिजेंस से लेकर के लर्न करने तक, ठीक है? हम जो याद कर रहे होते हैं, हम जो पढ़ रहे होते हैं, जो हम सीख रहे होते हैं, वो सारी की सारी चीजें जाकर कहाँ फिट होती है? हमारे सेरिब्रम में जाकर के फिट होती हैं। क्लियर है? तो किसके लिए जिम्मेदार होता है भाई? अच्छा, ये मेन स्मेल बड़ा होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, मेमोरी, स्पीच, विजन, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है डाई इंसेफेलॉन। डाई इंसेफेलॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए, ये मेजरली आपका जिम्मेदार होता है हंगर के लिए, थर्स्ट के लिए, बॉडी टेम्परेचर के लिए, पीएच ऑफ बॉडी के लिए, है ना, इमोशंस के लिए, ठीक है, गुस्सा, लव, और भी सारी चीजें, जितने भी टाइप के आपके सुख दुख की सारी चीजें, भावनाएं उत्पन्न होती है आपके मन में, जो भी मनोभाव उत्पन्न होता है आपके मन में, जो भी मनोभाव उत्पन्न आता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? हमारा डाई इंसेफेलॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? आगे बात करें हम। हाँ, कुछ चीजें ठीक है, स्क्रीन शॉट लेते जाएंगे। अब हमारा आता है मिड ब्रेन, ठीक है? मिड ब्रेन, देखिए इसमें ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं। किसके लिए जिम्मेदार होता है? विजन एज वेल एज हियरिंग। हम चीजों को सुन करके जो ऑब्जर्व करते हैं, यानी आप इस वीडियो को जब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सुन करके आप जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? हमारा मिड ब्रेन जिम्मेदार होता है। आप चीजों को सुन रहे हैं, सुनकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन आप उसी अकॉर्डिंग आप एक्शन लेते हैं, ठीक है? हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन क्या भी, देखिए ये भी आपका बेसिकली 3 टाइप का होता है। सेरिबेलम होता है, ठीक है? उसके बाद आपका पोन्स हो जाएगा, एंड लास्ट हो जाएगा आपका मेडुला, ठीक है? सेरिबेलम, ये सेरिब्रम से मिलता जुलता नाम है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है। सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट होता है, सेरिबेलम एकदम पीछे वाले यानी हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है? ये भी, इसका भी रोल सेरिब्रम जैसा ही है, लेकिन ये सारी की सारी आपकी जो भी वॉलंटरी एक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है? ठीक है, वॉलंटरी एक्शन को, साथ ही साथ हमारे बॉडी के कह सकते हैं कोऑर्डिनेट करने का वर्क कौन करता है? सेरिबेलम ही करता है। और इसी के साथ हमारे बॉडी के पोस्चर को, हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। यानी हम बाइक चला रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, हमारे बॉडी का बैलेंस बना हुआ है, हमारी बॉडी की स्थिति मेंटेन हुई है, उसमें कोई भी गिरावट नहीं है। इन सभी के लिए जिम्मेदार हमारा कौन है? हमारा सेरिबेलम जिम्मेदार होता है। अब जैसे आप भाई बिस्तर से सोकर उठ रहे हैं, आपकी बॉडी बैठते हैं, बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं कि तुरंत गिर जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, है ना? लुढ़कते तो है नहीं, मतलब जैसे हम हैं, इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हमारा कौन है? सेरिबेलम है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या है? पोन्स वेरोली। क्या करता है? इट सर्व कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट टू द सेरिबेलम टू द अदर, ठीक है? यानी हमारे बॉडी के सेरिबेलम से लेकर के बॉडी के अदर पार्ट तक पहुंचाने का वर्क कौन करता है? पोन्स, ठीक है? आगे हम बात करें मेडुला। मेडुला का क्या रोल है भाई? चलिए आगे देखते हैं, इरेज करें। ठीक है, मेडुला का क्या रोल है? मेडुला इज द पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है? पोस्टीरियर मतलब एकदम बैक साइड, एकदम पीछे साइड पाया जाता है। एंटेरियर, पोस्टीरियर, एंटेरियर मतलब फ्रंट साइड, पोस्टीरियर मतलब आपका बैक साइड, ठीक है? कहाँ पाया जाता है? एकदम पोस्टीरियर में पाया जाता है, ठीक है? कहाँ तक ये फैला होता है? मेडुला से लेकर स्पाइनल कॉर्ड। एक्चुअली देखिए, आपके मेडुला के बाद जस्ट आपकी स्पाइनल कॉर्ड लगी होती है। जैसे ये हमारा मेडुला हो गया, ठीक है? यहीं से हमारी क्या लगी रहेंगी? ये आपका हो गया मेडुला, यहीं से हमारी लग जाएंगे क्या? स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है?
अच्छा, मेडुला का मेजर वर्क क्या है? कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शंस, ऑल टाइप इनवॉलेंट्री एक्शन, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो सारी की सारी चीजें हमारी कौन कंट्रोल करती हैं? मेडुला करती हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे पेरिस्टाल्सिस हो गया, हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉमिटिंग हो गया, हमारे कंट्रोल में नहीं है। रिस्पायरेटरी मूवमेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारी की सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सभी कंसिडर किसमें की जाएंगी? इनवॉलेंट्री एक्शन में कंसिडर की जाती है। ठीक है। अब देखिए, ये भी यही हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। ठीक है, अभी हमने ये डिस्कस किया है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये अल्फैक्टरी लोब, सेंस ऑफ स्मेल, सेरिब्रम, मेमोरी, स्पीच, थिंकिंग, विजन, हियरिंग, लर्निंग एंड इंटेलिजेंस ऑफ सेंटर, है ना। डाइंसेफेलॉन, है ना। होम्योस्टैटिक सेंटर, कंट्रोल थर्स्ट, हंगर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, पीएच ऑफ द बॉडी, है ना। इमोशंस, बिहेवियर, इन सारे के लिए जिम्मेदार हमारा कौन है? डाइंसेफेलॉन। ऑप्टिक लोब डीप एनालिटिकल के लिए जिम्मेदार होता है ना। और कंसंट्रेट, हियरिंग, बहुत ध्यानपूर्वक हम जो सुन रहे होते हैं। क्यों भाई? जब तक हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे नहीं तब तक हम एक्शन ले ही नहीं पाएंगे ना। हमें कैसे एक्शन लेना है, वो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा बहुत कंसंट्रेट होकर सुनना। तो जब तक हम किसी भी मुद्दे को अच्छे से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम उस पर एक्शन कोई ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है। सेरिबेलम, हमने देखा कोऑर्डिनेट द स्केलेटन, बॉडी पोस्चर, बैलेंस, ये सारी की सारी बॉडी को सेरिबेलम का वर्क, सेरिबेलम वर्क करता है। मिडुला का क्या वर्क था? ब्रिज बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। ठीक है। और मेंटेनिंग द बॉडी में जितने भी सारी आपकी इनवॉलेंट्री एक्शंस होती है उनको। क्लियर है? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। पहला ब्रेन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड पर। यहाँ पर पेन बदल देते हैं भाई, कोई और कलर लिया जाए। कौन सा लें भाई? चले कहाँ गए थे? ठीक है, अब पिंक, चलिए सही भाई, चल रहा है। स्पाइनल कॉर्ड, इसकी टोटल लंबाई 45 सेंटीमीटर। ठीक है। किससे कवर्ड होता है? वर्टिब्रल कॉलम से कवर्ड होता है। ठीक है। 31 पेयर टोटल नर्व पाए जाते हैं, 31 पेयर होता है। और टोटल नंबर कितना हो गया? 62। ठीक है, 62। ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व बिकॉज ईच कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। अब समझिए यहाँ क्या कर रहा है। देखिए, न्यूरॉन्स हमारी बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, सेंसरी और मोटर। ठीक है। लेकिन जितनी भी हमारी स्पाइनल नर्व हैं, कितनी है? 31 पेयर पाई जाती है, यानी 62। ठीक है। जो आपकी 62 आपकी स्पाइनल नर्व पाई जा रही है, इस सभी की सभी कैसी होती है? मिक्स्ड होती है। मिक्स्ड का मतलब ये आपके सेंसरी नर्व का और मोटर नर्व दोनों का वर्क करती हैं। ठीक है, ये दोनों का वर्क करती हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड नर्व कहते हैं। यानी इंफॉर्मेशन ले आने और इंफॉर्मेशन ले जाने दोनों का वर्क करती है। क्लियर है? फिर ईच स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट बाय डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट। द डॉर्सल रूट इन सेंसरी इन नेचर, है ना। अब वेंट्रल रूट इज मोटर इन नेचर। चलिए बेसिकली क्या कर रहा है इसको हम समझते हैं इस तरीके से। जैसे हमारे पास एक क्या होगा? एक ब्रेन। ठीक है, सपोज दैट। ठीक, इसी ब्रेन में क्या पाया जाता है? हमारा एक पाया जाता है ग्रे मैटर। ठीक है, अभी आगे भी आए ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर भी आए। ये आपका क्या हो गया? ग्रे मैटर। और ये हो गया आपका व्हाइट मैटर। क्लियर है? ये हमारा एक पार्ट हो गया आपका, ये हो गया सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। और ये हो गया हमारा इफेक्टर्स, इफेक्टर्स यानी मसल्स, मसल्स। क्लियर है? पेन चेंज करें भाई। चलिए क्या कर रहा है? मिक्स्ड न्यूरॉन। ठीक है। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी? यहाँ, अच्छा, इस वाले पार्ट को, अपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? डार्सल रूट, डार्सल रूट। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? वेंट्रल रूट बोलते हैं। ठीक है, वेंट्रल रूट। ठीक। अब जो इंफॉर्मेशन, जो सेंस ऑर्गन इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगी, यानी जो भी इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन हमारा लेकर के आएगा, वो कहाँ लेकर के आएगा? ग्रे मैटर में। ग्रे मैटर ये कहाँ पड़ रहा है? डॉर्सल पार्ट में पड़ रहा है। यहाँ देखिएगा, ये आपका पड़ रहा है डॉर्सल पार्ट। अच्छा, यहाँ क्या ये ब्रेन है? ठीक है, ये ब्रेन है। अब यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या?
कि जो भी आदेश इस ब्रेन से होगा उसको कौन लेकर के ये आपकी हो जाएंगी क्या, सेंसरी न्यूरॉन। ये तो आपकी सेंसरी, ये आपकी हो जाएगी मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये हो गई मोटर न्यूरॉन। अब आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट कहां पड़ रहा है, वेंट्रल रूट में। ठीक है, यानी सेंस ऑर्गन का इंफॉर्मेशन कहाँ जा रहा है, डॉर्सल वाले पार्ट में जा रहा है। और जो एक्शन के लिए जो हमको इंफॉर्मेशन मिला है, एक्शन के लिए वो इंफॉर्मेशन कौन लेकर के जा रहा है, मोटर न्यूरॉन लेकर जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है, इफेक्टर्स तक, यानी मसल्स तक। क्लियर है। आप चीज यहीं पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इस होल प्रोसेस को, यानी सेंसरी, पेन चेंज करते हैं यहाँ पर, चलिए ब्लू लेते हैं, इस होल प्रोसेस को, यानी सेंस ऑर्गन से लेकर के, है ना, इफेक्टर तक के प्रोसेस को, यानी यहां से लेकर के यहां तक के पूरे प्रोसेस को हम किस नाम जानते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क ये भी आगे हेडिंग में आएगी, तो इसीलिए मैंने इसको यहां पर क्लियर कर दिया। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, यानी सेंसरी ऑर्गन से पहला देखिए क्या है, पहले सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, फिर कहां पहुंचा भाई आपके, ठीक है, कौन लेकर के जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी नर्व। ठीक है, फिर वहां से कहां पहुंच रहा है भाई, डॉर्सल रूट में, डॉर्सल रूट, डॉर्सल रूट से कहां, ग्रे मैटर में। ठीक है, ग्रे मैटर से इंफॉर्मेशन कौन लेकर चल रही है, आपकी चल रही है भाई मोटर न्यूरॉन, मोटर नर्व या न्यूरॉन। अब ये मोटर नर्व लेकर कहां के चल जाएंगी, इफेक्टर्स तक, इफेक्टर्स। क्रम याद रखिएगा, सेंसरी ऑर्गन, है ना, हमको पहले किसी चीज को हमको सेंस से पता चलेगा। पता क्यों चलता है, क्योंकि यहाँ पर सेंसरी नर्व लगी रहती हैं जो कहाँ लेकर जाती है इंफॉर्मेशन को, ग्रे मैटर में। ग्रे मैटर क्या है भाई, हमारी स्पाइनल नर्व का एक सेक्शन होता है, पार्ट होता है। ठीक है, वही ग्रे मैटर में हमारी मोटर न्यूरॉन लगी रहती है भाई। यहाँ से हमको जो भी आदेश हुआ इसको हम कर देते हैं स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन, यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो लेकर के कहाँ जाएगी, इफेक्टर्स तक। क्लियर है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे चलें। चलिए, है ना, आगे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले भाई। ठीक है, चलिए, यहाँ तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इनसाइड स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट द ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ठीक है, यही हम अभी डिस्कस कर रहे थे। द सेंसरी इम्पल्सेस रन फास्टर थ्रू द डॉर्सल रूट टू द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अभी यही मैंने द इम्पल्स देन पासेस टू द मोटर नर्व टू द इफेक्टर ऑर्गन सो रिस्पॉन्स। यही हमने अभी टोटल, इसको थोड़ा सा आप वीडियो बैक कर लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारा जो शुरू होने जा रहा है न्यू हेडिंग, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ध्यान देंगे, है ना, हमारे बॉडी में जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, अचानक से होते हैं, ये हमको पहले से इन्फॉर्म करके नहीं आते हैं। यानी जितने भी हमारे बॉडी में अचानक से जितने भी एक्शन होते हैं, इन्हीं एक्शन को हम इनवॉलंटरी एक्शन करते हैं। और इनवॉलंटरी एक्शन के दौरान जो भी एक्शन लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, यानी कि जैसा हमारे बॉडी में क्या पहुंचा, सेंस पहुंचा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है हमारा रिस्पॉन्स होगा। लाइक दैट, जैसे पैर में कांटा चुभा, आप किसी से पूछने नहीं जा रहे हैं भैया पैर हटाया जाए कि ना हटाया जाए, क्या पैर हटाना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। ऐसा तो आप पूछते नहीं किसी से, भाई चलिए मम्मी से सलाह लेते हैं, या फिर हम पापा से सलाह लेते हैं, किसी से भाई दोस्त से सलाह लेते हैं, किसी से ऐसा कुछ नहीं पूछना है, वो रिस्पॉन्स हमारा ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, तो इस टाइप के एक्शन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, दीज आर अंडर कंट्रोल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये सारी की सारी जो इनवॉलंटरी एक्शंस होती है कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ठीक है, सारी की सारी, इसको रिफ्लेक्स एक्शन को एक वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक मतलब जो हमारे कंट्रोल, इनैच्छिक। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, आवर आईलिड्स गेट क्लोज ड्यूरिंग सडन ब्राइट लाइट।
अचानक से आपकी लाइट पे कोई टार्च सॉरी आपके मुंह पे कोई टार्च अभी जला दे, है ना, आप क्या करेंगे, तुरंत अपने आँख को, आपकी आईलिड्स जो होती हैं ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। आपको बंद करने की रिक्वायर्ड, आप जब तक सोचेंगे उसके पहले ये रिस्पॉन्स हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, है ना। रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम का जो साइज होता है वो डोम शेप, कभी फ्लैट शेप, डोम शेप, फ्लैट शेप, यही चलता रहता है। क्लियर है। आगे रिफ्लेक्स आर्क, अभी हम यही बात कर रहे थे रिफ्लेक्स आर्क की, है ना। अब जो हमारा शुरू होने जा रहा है भाई, क्या शुरू होगा, सीएनएस हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है भाई। सीएनएस का द एंड करिए यहीं पर। ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, मैंने लगभग सभी के सभी पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं पीएनएस पर। पीएनएस क्या है, इट कंसिस्ट क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होता है ये भी। ठीक है, चलिए, क्या भाई, हाँ, अब इट इज कनेक्टेड टू द सेंसरी ऑर्गन हेड नेक, यानी कि हमारे हेड नेक और सर के साइड से जितने भी सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं वहां से जाकर कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है भाई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखेंगे आप, अभी ये ब्रिज कवर करता है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये बॉडी आप कह सकते हैं, बॉडी और ब्रेन के बीच ब्रिज कवर करता है। ठीक है, कितने पेयर पाए जाते हैं क्रेनियल नर्व, 12 पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली क्या था, आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा एएनएस, ऑटोनॉमिक, है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए ऑटोनॉमिक का आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि भैया ऐसा सिस्टम जो ऑटोमेटिक चलता हो, है ना। ऑटोमेटिक सिस्टम जो चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सपोज दैट, जैसे, अच्छा ये आपका बेसिकली टू टाइप का होता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में देखेंगे यहाँ पर लो बीपी होगा। ठीक है, क्यों लो बीपी होगा, क्योंकि डायलेट यहाँ ब्लड वेसल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हार्ट बीट भी लो होगा। भाई लो बीपी का मतलब लो हार्ट बीट। क्लियर है। हाँ, क्या करा है, डिक्रीज हार्ट बीट, पहला पॉइंट हमने बताया अभी। डायलेट ब्लड वेसल्स, भाई ब्लड वेसल्स जब डायलेट कर जाएगा, फैल जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो सरफेस एरिया है ब्लड का वो बढ़ जाएगा। और जब सरफेस एरिया ब्लड का बढ़ जाएगा तो वहां पर क्या देखेंगे, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट पीपल, हमारे जो आंख की प्यूपिल होती है ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रांकी, यानी जो हमारे लंग्स में जो ब्रोंकी पाई जाती हैं, ठीक है, ये क्या करें, ये भी सिकुड़ जाएंगी। यानी ये जगह आप यहाँ पर ज़्यादा गैप पाया जा रहा है, यहाँ पर कम गैप पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट यूरिनरी ब्लैडर, हमारा जो है ब्लैडर भी क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट यानी सिकुड़ जा, उसमें भी सिकुड़न आ जाती है। क्लियर। अच्छा, सिंपैथेटिक में आप देखेंगे जस्ट इसी का आप अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट मतलब वहां पर आप देखेंगे हार्ट बीट बढ़ जाएगा, यहाँ डायलेट ब्लड वेसल्स है, वहां हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स हो जाएगा, लोअर बीपी की जगह वहां पर हाई बीपी हो जाएगा, है ना। तो वहां पर हाई बीपी, कॉन्स्ट्रिक्ट पीपल की जगह आप देखेंगे वहां डायलेट पीपल हो जाएगा, है ना। आप देखेंगे कॉन्स्ट्रिक्ट की जगह डायलेट ब्रोंकी, कॉन्स्ट्रिक्ट यूरिनरी ब्लैडर की जगह देखेंगे आप रिलैक्स यूरिनरी ब्लैडर। देख लेते हैं भाई, चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, कहाँ, पेन बदल रहे यार, चलो पिंग लाते हैं फिर से। सिंपैथेटिक, इंक्रीज हार्ट बीट, हमने कहा जस्ट आप उसका अपोजिट कर दीजिए आप। कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल, भाई जब उसका जो ब्लड वेसल की साइज पतली हो जाएगी ऑटोमेटिक वहां पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट बीट भी बढ़ेगा। ठीक है, डायलेट पीपल आप देख रहे थे वहां पर कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था, देखिए कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। डायलेट ब्रोंकी यहाँ हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकी था। यहाँ पर रिलैक्स यूरिनरी ब्लैडर, रिलैक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। भाई एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, एकदम कोई फालतू बातें नहीं। ठीक है, फालतू बात करने के लिए बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक,
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अच्छा, इसके पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, ईईजी क्या होता है। ईईजी देखेंगे, ये हमारे माइंड में जो है, हमारे ब्रेन में, है ना, है ना, जितने भी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स होते हैं, है ना, रिकॉर्ड, सॉरी कहाँ गया भाई, है ना, रिकॉर्ड द, रिकॉर्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल वेव इनसाइड द ब्रेन, इनसाइड द ब्रेन। ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल वेव होता है उसको एक ग्राफ में, ठीक है, जब इसको ग्राफ में प्रदर्शित किया जाता है तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ठीक है, अब इस पूरे जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ईईजी कहते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। क्लियर है, यहां तक हमें लगता है सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब आते हैं हम भाई प्लांट्स की तरफ मूव करते हैं। प्लांट्स, देखिए प्लांट में क्या है भाई ना, किसी भी टाइप का नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, उसमें नर्वस सिस्टम पाया ही नहीं जाता। ठीक है, अगर ऐसा होता तो क्या होता, प्लांट भी भैया चिल्लाते, हम लोग तरह रोते बिलखते चिल्लाते। ठीक है, हम लोग में सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, हम लोगों में नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए हमारे बॉडी में कहीं पर चोट लगता है तो हमको दर्द होता है, पेन होता है। अगर यही नर्वस सिस्टम वर्क करना बंद कर दे तो हमको चोट लगे, चाहे कोई अंग कट जाए, जल जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इसमें उसी प्रकार से प्लांट में आप देखेंगे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, इसमें नर्वस सिस्टम ही नहीं पाया जाता, इसीलिए इसमें न कोई दर्द होता है, न कोई आवाज होता है, न कोई पेन होता है। ठीक है, पेन होता है, दर्द भी होता है, बट दे कैन नॉट बी सो। क्लियर है, कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं पाया जाता, जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता। हाँ, ये सेंसिटिव होते हैं किसके प्रति, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, केमिकल, वाटर, टच, ग्रेविटी, इन सभी का इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। लाइट का पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस करते हैं, आप देखेंगे टेम्परेचर का पड़ेगा तो वो पौधे सूख जाते हैं। ठीक है, केमिकल का पड़ेगा तो ग्रोथ करते हैं, ग्रेविटी का पड़ेगा तो पौधे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, टच करने पे, जैसे छुई मुई टच करिए, सिकुड़ जाएगा भाई, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जो प्लांट्स में रिस्पॉन्स होता है किस फॉर्म में होता है। अच्छा, यहां पर एक चीज और गौर करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, मूवमेंट्स ड्यू, रिस्पॉन्स इन प्लांट्स में देखेंगे, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ विच इज काज्ड बाय एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम। ध्यान ये देना है कि पूरे प्लांट सेल में केवल एकमात्र टिश्यू होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि लिविंग होती है, बाकी सभी की सभी डेड होती है एक तरफ से। ठीक है, यानी कि एक प्लांट में जितने भी ग्रोथ हो रहे हैं, जितनी भी सारी चीजें एक्टिविटीज हो रही हैं, वो और किसकी वजह से, मेरिस्टेम से, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इसी की वजह से होती है सारी की सारी। ठीक है, अगर यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेड कर जाए, है ना, तो इसमें अपना एक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्लियर है, तो प्लांट टिश्यू में इकलौता जो लिविंग टिश्यू क्या है, मेरिस्टेम से, देख पा रहे होंगे आप, लिविंग टिश्यू, है ना। अच्छा, अच्छा, इनका जो पोजीशन होता है एकदम परमानेंट होता है, एकदम फिक्स जगह, एक एपिकल पर पाई जाएगी, एक लेटरल साइड पाई जाएगी, इंटरकैलरी साइड पाई जाएगी। अभी हम इस पर भी डिस्कस कर रहे हैं, वेट करिएगा। चलिए आते हैं प्लांट हार्मोन पर। प्लांट हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन कहते हैं, है ना, फाइटो का मतलब होता ही है प्लांट। ठीक है, फाइटो का मतलब होता है यहाँ पर प्लांट, हार्मोन तो हार्मोन है ही। ठीक है, देखिए हार्मोन का मतलब क्या होता है, टू एक्साइट, किसी चीज को एक्साइट करना, ठीक है, उसको प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये होता है हार्मोन का वर्क। ठीक है, हमारे बॉडी में क्या करता है भाई, हमारे बॉडी में भी हार्मोन्स है, क्या करते हैं, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अच्छा, हार्मोन वर्ड फर्स्टली किसके द्वारा यूज किया गया था, स्टर्लिंग, स्टर्लिंग। ठीक है, साइंटिस्ट से कब किया गया था, 1906 में। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, 1906 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंसिडेंट हुआ था, एक घटना हुई थी, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है,
द प्लांट हार्मोन्स आर यूजुअली सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लीव्स एंड फ्रूट। ठीक है, यानी प्लांट हार्मोन जो बेसिकली कहाँ से रिलीज होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द्वारा रिलीज की जाती हैं। कहाँ कहाँ, लीव्स में, फ्रूट्स में, और भी सारी जो टहनियाँ होती हैं इंटरनोड्स पे, वहाँ पर। तो प्लांट हार्मोन आपकी बेसिकली 5 टाइप, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, उसके बाद एसिटिक एसिड और इथाइलिन। ठीक है, आपका जिसमें ऑक्सिन हो गया, एक मिनट इसको थोड़ा सा ले चले ऊपर। जिसमें कि आपको ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है, ग्रोथ हार्मोन। वहीं पर आप देखेंगे एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन को हम इनहिबिटिंग हार्मोन बोलते हैं, इनहिबिटिंग या प्रिवेंटिंग हार्मोन, प्रिवेंटिंग हार्मोन। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अब हम एक एक करके देख लेते हैं भाई सबका क्या क्या रोल है। फर्स्टली हम आते हैं ऑक्सिन पर। ऑक्सिन का क्या रोल है, देखिए एक्चुअली ऑक्सिन जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज। इसका मतलब ही होता है इंक्रीज करना। ठीक है, ऑक्सिन किसके लिए जिम्मेदार होगा, अभी आप देखेंगे ग्रोथ के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। फर्स्टली इसको कौन डिस्कवर किया था, वेंट ने, वेंट एक साइंटिस्ट थे, कब किया गया था, 1928। फिर यहाँ पर ये मेंशन हो गया भाई। अब यहाँ 28 में एक घटना और हुई थी, उसको भी आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। These hormones are responsible for the growth of the plant. Auxins are present in the apical regions in the plant. ठीक है, अब यहाँ ध्यान नहीं देना है। आपकी देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मेरिस्टेम्स जो होते हैं, है ना, ये 3 टाइप मिलकर बने होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है आपका लैटरल मेरिस्टेम, और एक होता है आपका इंटरकैलरी, इंटरकैलरी। 3 टाइप का हो गया। ठीक है, हमारे पास ये हो गया हार्मोन, ये होता है, इसको हम इस वाले पार्ट को, अपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हम एपिकल रीजन बोलते हैं। और जो जो रूट का एकदम सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम एपिकल रीजन बोलते हैं। तो जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन कहाँ कहाँ पाया जाता है, एकदम टिप पे पाया जाएगा और एकदम रूट की टिप पे पाया जाएगा, या कह सकते हैं कि द टिप ऑफ द रूट एंड टिप ऑफ द शूट, है ना, टिप ऑफ द सूट भी टू टिप ऑफ द रूट, दोनों जगह पाई जाएंगी। ठीक है, क्या वर्क है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्लियर है सारी चीजें, है ना। चलिए आगे बात करते हैं भाई, और किसके लिए जिम्मेदार होता है ऑक्सिन, डेवलपमेंट ऑफ पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक मतलब होता है सीडलेस फ्रूट का निर्माण करना, यानी कि प्लांट में जैसे कुछ फ्रूट्स रहते हैं जो सीडलेस होते हैं, जैसे आपका ग्रेप्स हो गया, बनाना हो गया, इस सारे ऑरेंज हो गए, इस सारी की सारी क्या है, सीडलेस होती हैं। ठीक है, बनाना वगैरह में भैया कोई जो है सीड नहीं पाया जाता। ठीक है, इन सभी को आप देखोगे तब भी ये पौधे कैसे हैं, आप कहेंगे सर जी जब सीड नहीं है। तो इन सभी प्लांट को हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम लैब में जनरेट करते हैं। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक यानी सीडलेस फ्रूट का हमको बनाने के लिए, जैसे ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स वगैरह वगैरह। ऑक्सिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ रूट, शूट एंड फ्रूट्स। ठीक है, आल्सो हेल्प इन द, हाँ, प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल एज विडीसाइड। हाँ, यहां पर ये चीज ध्यान देना भाई, इसको पहले रेज करें। हाँ, देखते हैं क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द विडीसाइड। ठीक, विडीसाइड क्या होती हैं, जैसे जो अनवांटेड प्लांट होती हैं, अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड प्लांट मतलब जो हमारे खेतों में हमारे फसलों के साथ न चाहते हुए भी जो पौधे उगाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब अगर हमें किसी वीडीसाइड का यूज करना है ना, ये वर्तमान समय में जो मार्केट में वीडीसाइड यूज किए जा रहे हैं, उन सभी में आपका ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका IAA हो गया, इंडोल एसिटिक हो जाएगा, अभी देखेंगे आपकी। ठीक है, और आपका IBA हो जाएगा, है ना, यहाँ मेंशन होगा इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल 3 पायरुविक एसिड, 2,4-D बहुत पूछा जा चुका है, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है।
ठीक है। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड किस रूप में यूज किया जाता है? ये वीडिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी वीडिसाइड के रूप में प्रयोग की जाती हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं भाई। आज की क्लास भाई बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही फैक्चुअल क्लास है। हाँ, एक चीज़ और, जिबरेलिन फर्स्टली डिस्कवर कौन किया था भाई? कुरोसावा एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, कब किए थे? 1926 में किए हुए थे। 1926 में एक और घटना हुई थी, उसको भी आप मेंशन करिएगा, है ना। चलिए, इससे क्या होगी, चीज़ें आपकी रिवाइज होती जाएंगी। ठीक है, कोरिलेट होती जाएंगी, तो आपको एक ही बार में कई सारे फैक्ट याद हो सकते हैं। हाँ, क्या वर्क है भाई? बाद में देखते हैं। याबूता और हायसी एक दो ऐसे साइंटिस्ट थे। इन दो लोगों ने क्या किया था? इन दोनों लोगों ने जाकर के फंगी से जो है इन्होंने क्या किया था, अपना जिबरेलिन को पहली बार अलग किया हुआ था। और क्या है, वर्तमान समय तक लगभग 100 से ज़्यादा जिबरेलिन को हम ऑब्टेन कर चुके हैं। ठीक है, लीनियर ग्रोथ ऑफ द प्लांट किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ये प्लांट में लीनियर ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, उनकी लंबाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। इलांगेशन ऑफ सेल्स इंटरनोड्स मच फास्टर। हमारा ये प्लांट हो गया। ठीक है, यहाँ से जो इंटरनोड निकल रही है, यहाँ से जो ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है, यहाँ से इनके जो है तेजी से ग्रोथ करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसी को हम, इस वाले पॉइंट को हम इंटरनोड बोलते हैं। क्लियर है? दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग ऑफ मेल फ्लावर। ठीक है, मेल फ्लावर को जनरेट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। इस पूरे वीडियो को बहुत धैर्य से, बहुत इत्मीनान के साथ देखिएगा। सारी चीज़ें बहुत टू द पॉइंट बात की गई हैं और एकदम इम्पॉर्टेंट है। एक भी लाइन आप मिस करने वाली लाइन है ही नहीं इसमें कि जिसको आप मिस कर सकते हैं। आगे हम बात करें। ठीक है, क्या बफरिंग की प्रॉब्लम क्या है? नहीं, ठीक तो है। ठीक है, साइटोकाइनिन फर्स्टली आइसोलेटेड बाय मिलर कब? 1956 में। ठीक है, कहाँ से? डीएनए ऑफ ईस्ट, यानी जो ईस्ट क्या होता है, एक हमारा प्रोटोजोआन होता है। ठीक है, जिसका यूज हम कर सकते हैं या आपको ब्रेड वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो उसके डीएनए से सबसे पहली बार जब निकाला गया, इसको हम किस नाम, क्या नाम दिया गया? काइनेटिक। फिर बाद में जाके स्कूग के साइंटिस्ट थे 1965 में, उन्होंने साइटोकाइनिन नाम दिया था। लेंथम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरली इसको प्राप्त किया था। नेचुरली देख रहे हैं, कहाँ से प्राप्त किया था? मक्के की सीड से प्राप्त किया था ये। ठीक है, और लेंथम जो है, जब मक्के की सीड इसको प्राप्त की तो उसको उन्होंने एक नया नाम दे दिया जीटिन। आप देख पा रहे हैं, कोई काइनेटिक कह रहा है, कोई साइटोकाइनिन कह रहा है, कोई जीटिन कह रहा है ना। लेकिन बाद में इसको जो द्वारा दिया गया नाम साइटोकाइनिन ही एब्जॉर्ब किया जाता है। इसी को आपको याद करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। हाँ, हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया ना। देखिए, साइटोकाइनिन का जो मेन वर्क होता है ना, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन यानी सेल का डिफ्रेंसिएशन करना। ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल का फॉर्मेशन। ठीक है, यानी ये एक सेल हमारे पास है, एक से दो बनेगा। ठीक है, दो से चार बनेंगी। ठीक है, इसके डिफ्रेंसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यह कह सकते हैं कि जो प्लांट में सेल डिवीजन होता है, किसकी वजह से होता है? साइटोकाइनिन की वजह से होता है। इट इंड्यूसेस फीमेल फ्लावरिंग। हम देख रहे थे जिबरेलिन क्या था? मेल फ्लावर को जनरेट कर रहा था। ये क्या कर रहा है? फीमेल फ्लावर को जनरेट कर रहा है। ठीक है, हाँ, यहां पर एक नोट दिया गया है, प्रॉपर रेशियो ऑफ ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन, है ना। इन दोनों का यूज कहाँ किया जाता है? हमको कहीं प्लांट या लैब में किसी भी प्लांट के रूट और शूट को जनरेट करने के लिए, नए प्लांट में हमको अगर जल्दी रूट लाना है, जल्दी शूट लाना है, तो अगर हम ऑक्सिन का एक प्रॉपर रेशियो ले लें और साइटोकाइनिन का एक प्रॉपर रेशियो ले लें, दोनों को मिला दें, है ना, दोनों को मिला करके हम किसी प्लांट को दे दें, उसमें क्या देखेंगे आप?
इंड्यूसिंग ऑफ रूट इनिशिएशन एंड शूटिंग ऑफ द प्लांट। वहाँ पर देखेंगे कि उसमें जो है उसके रूट में नई नई शाखाएं, मतलब शाखाएं का मतलब उसमें रूट हेयर्स आने लगेंगी, ब्रांचेस, सूट वाले पार्ट में ब्रांचेस आने लगेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, मूव करते हैं भाई। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या है भाई, देखते हैं, है ना। फर्स्टली आइसोलेटेड बाय कार्न्स, भाई वो ना समझ लीजिएगा, ठीक है। कार्न और एडिकार्ड दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। 1961 टू 65 के बीच में किया गया था ये। कहाँ से किया गया था? कॉटन प्लांट से किया गया था। किसने किया था भाई? कार्न और एडिकार्ड ने किया था। कहाँ से किया था? कॉटन प्लांट से किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें एकदम फैक्चुअल हैं। इट इज कॉल्ड ग्रोथ रिड्यूसिंग हार्मोन। एब्सिसिक एसिड को हम ग्रोथ रिड्यूसिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट में जो है ग्रोथ को रोकता है। हमने पहले ही देखा था कि एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन को हम इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज ट्रांसपोर्टेड मेनली थ्रू फ्लोएम, ठीक है। एब्सिसिक एसिड का जो ट्रांसपोर्टेशन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से होता है, ठीक है। जाइलम्स के नहीं, फ्लोएम को। इट स्प्रे ऑन लीव्स दे शो सेंसेशन। अगर हम ये एब्सिसिक एसिड ले ले थोड़ा सा, किसी भी प्लांट पर उसको छिड़क दें, वो क्या करेगा? वो जो किसी भी प्लांट पर उसका छिड़काव कर दें, वो प्लांट का क्या करेगा? मुरझा जाएगा। उसकी पत्तियां जो होगी क्या होंगी? सूख जाएंगी, पीलापन आ जाएगा। पहले भाई पीलापन आएगा, पीलापन आने के बाद क्या हो जाएगा? वो सूख जाएगा, ठीक है। यही कह रहा है कि इट स्प्रे ऑन लीफ दे शो सेंसेशन, द क्लोरोफिल इज लॉस्ट। भाई जब क्लोरोफिल लास्ट होगा तो येलो कलर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? एब्सिशन, सो एब्सिशन, वो गिर जाएंगे, पत्ते गिर जाएंगे भाई प्लांट से, ठीक है। इथाइलिन एकमात्र एक इकलौता प्लांट हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। पूरे प्लांट 5 टाइप के प्लांट हार्मोन होते हैं, इन पांचों में केवल और केवल इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है कैसा होता है भाई? गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। कौन खोज किया था? बर्ग। बर्गर से याद कर लीजिएगा, बर्ग, ठीक है। भाई बर्गर खाते ही हैं तो बर्गर में आर हटा देना, बर्ग को रख लेना अपने पास, ठीक है। तो कब किए थे? 1962 में किया हुआ था। इट इज ए फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, ठीक है। बेसिकली देखेंगे इथाइलिन का जो मेजरली वर्क क्या है। इथाइलिन जो है इसका जो मेन वर्क होता है फ्रूट्स को पकाना, ठीक है। इसका जो मेजर वर्क क्या है? फ्रूट को पकाने का वर्क है इसका, ठीक है। आगे बात करें, इट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर्स एंड सीड जर्मिनेशन, ठीक है। और फूड को पकाने के साथ साथ क्या करता है? रूट हेयर्स को और सीड के जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। यानी कि आप देख पा रहे हैं जो प्लांट में जो रूट होता है, रूट, ये रूट हो गया, रूट के ऊपर रूट हेयर पाए जाते हैं ऐसे ऐसे, है ना, उसको जनरेट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ सीड का ये वाला एक होता है रेडिकल पार्ट होता है, एक अपर वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। प्ल्यूमूल रेडिकल हो गया, एक हो गया प्ल्यूमूल, ठीक है। तो प्ल्यूमूल और रेडिकल दोनों को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। अब हम चल रहे हैं द एंडिंग की ओर। सेशन अगर लाइक पसंद आएगा भाई, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए, और क्या है? इथाफोन, ठीक है। हाँ, जिसका पूरा नाम क्या है? 2 क्लोरोएथिल फास्फोरिक एसिड इवॉल्व्स इथाइलिन। इट इज यूज टू राइपिन द मैंगोज, बनाना एंड ग्रेप्स आर्टिफिशियली एंड द इंडस्ट्रियल लेवल। इथाफोन का यूज कहाँ होता है ना? इथाफोन का यूज होता है वर्तमान समय में, जो हम घरों में फल पकाने के लिए, आम को पकाने के लिए, केले को पकाने के लिए जो हम मार्केट से लेकर के आते हैं जो दवा, तो उसमें क्या होता है आपका? इथाफोन, यानी उसको 2 क्लोरोएथिल फास्फोरिक एसिड होता है ना। इसी एथिलीन के साथ जो फ्रूट आर्टिफिशियली जो उसको हम फूड को पकाने का वर्क करता है। हम क्या करते हैं भाई, आप इतने सारे फ्रूट सभी के सभी पेड़ में पकने नहीं दिए जाते, उसको पहले ही तोड़ करके आर्टिफिशियली जो पकाया जाता है, तब जाके उसको मार्केट में लाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है भाई? इथाफोन यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ लगभग हमारा ये लेक्चर भी समाप्त होने को चला होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।
आई होप, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।